हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट ब्रोकर के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कितना पैसा कमा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, वीडियो में हम एक स्मार्ट ब्रोकर से भी मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस से हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश। मैं फाउंडर हूं brokersadda.com का। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आप फाउंडर की जगह फाउंडिंग ब्रोकर लिख दो, तो आज से मैं अपने आप को फाउंडिंग ब्रोकर बोलूँगा brokersadda.com का। brokersadda.com इंडिया का सबसे बड़ा साइट है रियल एस्टेट ब्रोकर्स नेटवर्किंग के लिए। तो आप अगर एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर उस पर साइन अप करिए। इट्स अ फ्री साइट फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स। दोस्तों, ये जानने से पहले कि रियल एस्टेट ब्रोकर कितना पैसा कमा सकता है, पहले हमें ये देखना होगा कि जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा कि रियल एस्टेट के सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि किस सेगमेंट में आप फिट होते हैं या आपका इंटरेस्ट है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप कभी 5 स्टार होटल में बुफे खाया हो आपने, तो आपने देखा होगा कि डिशेस होती हैं, 50 से ज़्यादा डिश हैं, 50 से ज़्यादा सैलड्स हैं, स्वीट डिश है तो स्वीट डिश भी 50 टाइप की है। तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये भी एक बुफे की तरह है कि, और अगर आप ये सोचें कि मैं एक एक डिश खा लूँगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, आप खा तो लोगे लेकिन आपको भी मालूम है उसके बाद तकलीफ़ आपको होने वाली है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, और अगर आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है। कहने का मीनिंग ये है कि आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सेकेंडरी में भी चला जाऊँ, मैं बिल्डर्स का भी मटेरियल बेच दूँ, मैं अपार्टमेंट भी बेच दूँ, मैं लीजिंग भी कर लूँ, तो ब्रदर आप कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहला बात है कि आपको एक सेगमेंट चूज़ करना है, आपको फोकस करना है। फोकस का मीनिंग ये है कि फोकस को आप डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ मैं। डायरेक्शन मीन्स ये है कि अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कामयाब नहीं होते हैं। ज़्यादातर ब्रोकर्स नहीं होते हैं कामयाब। रीज़न क्या है कि वो ट्राई करते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँ। आप एक छोटी सी बात, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है दिल्ली से गोवा फ़्लाइट जा रही है, आप फ्लाइट में बैठते हैं, जो पायलट है वो फर्स्ट 15 मिनट्स तक सिर्फ उसका एंगल फिक्स कर रहा होता है। और बिलीव मी, अगर वो एंगल गोवा की तरफ से अगर वो 5 डिग्री भी लेफ़्ट या राइट की तरफ हो गया तो आप गोवा नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा पहले होता था। अब क्या होता है कि जो ATC होता है, जो नीचे टावर, कंट्रोल टावर होता है, वो देख लेता है कि एरोप्लेन की डायरेक्शन सही है कि नहीं, और वो डिग्रीज़ में होती है, तो उसको मालूम हो जाती है कि डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो वो इमीडिएटली पायलट को कम्युनिकेट करता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो जैसे वो जहाज़ गोवा की जगह हो सकता है बेंगलोर पहुंच जाए, आप भी, आपका जो मकसद है वो नहीं होगा पूरा, आप कहीं और पहुंच जाएंगे, यानी कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपने चूज़ करना है। वो कुछ भी हो सकता है, लीजिंग भी हो सकता है, आप रेजिडेंशियल लीजिंग में भी आ सकते हैं, आप प्योरली सेकेंडरी मार्केट में रेजिडेंशियल में आ सकते हैं, आप प्योरली एग्रीकल्चर लैंड में आ सकते हैं, एंड ब्ला ब्ला, क्योंकि वो बहुत सारी ऑप्शन है उसके अंदर। बट फोकस ऑन वन, आप फोकस करिए, एक्सपर्ट हो जाइए उस सेगमेंट में। क्योंकि आपने देखा होगा पहले डॉक्टर थे तो वो, हम जाते थे तो वो MBBS डॉक्टर होता था, वो बेचारा सब कुछ कर रहा होता था। बट नाउ अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वी हैव एक्सपर्ट्स। अब कार्डियो का अलग है, साइकोलॉजिस्ट है, दांतों का अलग है, नाक कान का अलग है, लाइक दैट। तो रियल एस्टेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी अगर घर बेचना है तो मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा जो उसी एरिया, उसी सेगमेंट में फोकस्ड हो। आपको भी ऐसा फोकस करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि एक ब्रोकर
कितना पैसा अर्न कर सकता है। तो अगर हम सेगमेंट की बात करें तो अगर हम जैसे प्राइमरी मार्केट है, मींस कि हम बिल्डर्स का मटेरियल सेल कर रहे हैं, हम अपार्टमेंट बेचते हैं, उसके प्लॉट बेच देते हैं, विलाज एंड फ्लोर्स एंड लाइक दैट। मान के चलिए कि बिल्डर्स 2% से लेके 15% तक कमीशन देता है। अब इस पॉइंट पे हो सकता है काफ़ी लोग बहसबाजी करने वाले हैं, बट दिस इज़ द फैक्ट, क्योंकि मैंने काम किया है, मुझे पता है। 2% भी मिलता है, 5% भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 15% भी मिलता है। नौ ये जो रेंज है 2% से 15%, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिल्डर, कितना इस्टेब्लिश्ड है। जनरली जो इस्टेब्लिश्ड बिल्डर होगा वो कम कमीशन देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ब्रोकर्स हैं। सेकंड, वो मार्केट का जो डायनामिक्स है उस टाइम पे क्या है। अगर मार्केट डाउन है, बायर्स नहीं है मार्केट में, तो जो बिल्डर है वो आपको ज़्यादा कमीशन पे करेगा। और प्लस क्या होता है कि बिल्डर्स जनरली स्लैब्स बना लेते हैं। भाई अगर आपने एक अपार्टमेंट बेचा तो 3% या 4% हो गया, अगर आपने 5 बेच दिए तो आपको ज़्यादा 2% या 1% एक्स्ट्रा मिल गया, एंड सो ऑन। ये स्लैब सिस्टम ज़्यादातर बिल्डर्स ने रखा हुआ है, बट जो रेंज है ये बहुत फ़र्क है। आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं तो जो इस्टेब्लिश बिल्डर होगा उसका आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये 2% ही है या 3% है, बट कहीं कहीं आप जाओगे तो आपको एकदम से ज़्यादा कमीशन मिल सकती है। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस बिज़नेस में हैं या बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अगर आपको कमीशन कम मिलती है, यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि आपको ज़्यादा कमीशन मिले। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी मार्केट को देखता हूँ तो सेकेंडरी मार्केट में जनरली हमारी कंट्री में कमीशन स्ट्रक्चर फिक्स्ड है 1%। यानी कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बेची तो सेलर आपको 1% देगा। अगर आप अकेले हैं, सेलर और बायर के बीच में आप ही हैं सिर्फ ब्रोकर, तो 1% आपको सेलर देगा, 1% बायर देगा। ये कुछ जगह पे मैंने देखा है कि ये 2% भी होता है। डिपेंड्स करता है कि उस टाइम पे मार्केट क्या है। अगर मार्केट बहुत ख़राब है, चीज़ बिक नहीं रही है, लोग प्रॉपर्टीज़ बेच नहीं पा रहे हैं, बिलीव मी, आप अगर 2% भी मांगेंगे तो सेलर आपको दे देगा। तो बट 1% इज़ द मिनिमम, और ये एक स्टैंडर्ड है। ये लीजिंग में अगर हम आते हैं तो लीजिंग के अंदर फिक्स्ड है कि रेजिडेंशियल में आपको 1 मंथ का रेंट मिलता है, और जनरली आप देखोगे कि रेजिडेंशियल में 11 महीने की लीजिंग होती है। अब 11 महीने की लीजिंग का मीनिंग ये हो गया कि भी 11 महीने बाद अगर रिन्यू होती है तो आप अगर बीच में हैं तो आपको दोबारा कमीशन मिलेगी। इसका मीनिंग ये होगा कि अप्रॉक्सीमेटली साल का 1 महीने की कमीशन ब्रोकर को मिलती है। बट अगर हम कमर्शियल में जाते हैं तो कमर्शियल में 3 महीने की कमीशन भी मिल सकती है, क्योंकि जनरली कमर्शियल में जैसे ऑफिस स्पेस है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफिस लेती हैं, लाखों स्क्वायर फुट लेती हैं, वो 2 महीने का भी देती हैं, 3 महीने का भी देती हैं। अगर आपने एग्रीमेंट सपोज करिए कि 3 इयर्स या 9 इयर्स का करवा दिया तो आप 3 मंथ्स की कमीशन उनसे मांग सकते हैं। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो सिर्फ ऑफिस लीजिंग में डील करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट, और बिलीव मी वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, और उनको इधर उधर और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी मास्टरी है, उनके पास डेटाबेस होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जिसने ऑफिस स्पेस लेनी होती है वो उन्हीं से ही जाके मिलते हैं, और उनके पास ऑप्शन भी होती हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि किस सेगमेंट में ज़्यादा पैसा है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आप सिर्फ कमीशन पे भी काम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। इन्वेस्टर बनने का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टर बनने का मीनिंग ये है कि आपने बिल्डर से अपार्टमेंट सस्ते में परचेज़ कर लिया और उसको आपने आगे बेच दिया। आपने 5 अपार्टमेंट्स परचेज़ किए और आपने उसको सेल कर दिया फ़ायदे में, 20% कमीशन या उसके ऊपर आपने एडअप करके मार्जिन कमा लिया। दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट बिजनेस। उस कैटेगरी लोगों को मैं इन्वेस्टर ब्रोकर गिनता हूँ, लेकिन वो स्टेज बहुत देर से आती है। ऑफ कोर्स उसमें मनी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आप खरीद के बेचते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मैं ब्रोकरेज क्यों करूँ, मैं खरीद लेता हूँ, 6 महीने होल्ड कर लूँगा, रेट ऊपर हो जाएगा तो मैं बेच दूँगा इसको, जैसा कि सब बिजनेस में होता है। और या फिर आप सिर्फ कमीशन के ऊपर काम करते हो। इनिशियली रियल एस्टेट ब्रोकर सिर्फ कमीशन पे काम करता है, सॉलिड बन जाता है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे इन्वेस्टर वाली साइड पे चला जाता है। अब आती है बात कि रियल एस्टेट ब्रोकर काम करता है तो कितनी डिफरेंट कैटेगरीज में है उसकी, या कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में कैटेगरीज क्या है। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी इज फ्रीलांसर। 90% ब्रोकर्स आर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मीनिंग होता है जिस ब्रोकर का ऑफिस नहीं है, यानी कि वो घर से ऑपरेट कर रहा है, उसके पास बिजनेस कार्ड भी है, सब कुछ है, कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है, बट वो ऑफिस नहीं है उसका, वो अकेला है, उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं। और 90% ब्रोकर्स आर फ्रीलांसर्स, और वही स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप ऑफिस खोल लोगे तो फिर आपके मंथली एक्सपेंसेस और ये सब आ जाते हैं। बट कोई भी ब्रोकर शुरुआत करता है तो एज ए फ्रीलांसर करता है, और मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप शुरुआत करो एज ए फ्रीलांसर। ऑफिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको, नेटवर्क बनाओ, कस्टमर्स लाओ, डील करो, पैसा आ जाए तो फिर आप ऑफिस खोल सकते हो। फ्रीलांसर के बाद स्टेज आती है, हम उसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंसी। रियल एस्टेट जो एजेंसी है, इसका मीनिंग ये है कि अब रियल एस्टेट ब्रोकर का एक ऑफिस है। नेचुरली एक ऑफिस है तो आपका एक स्टेटस बन जाता है, आपके एक्सपेंसेस भी हैं। अब ऑफिस में आप अकेले नहीं बैठते हैं, अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है, आपने 4-5 लोग हायर कर लिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपने अब स्केल अप कर लिया बिजनेस का। क्योंकि अगर आपने फ्रीलांसर से शुरू किया है तो रियल एस्टेट जो एजेंसी है वो रन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने 5 आदमियों को हायर किया, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ गया। बट ये स्टेज 2 है, और इसमें आपकी अर्निंग डेफिनेटली स्केल अप हो गई। देखिए, एक फ्रीलांसर जो है वो फ्रीलांसर की लिमिट है। एक फ्रीलांसर कितनी डील्स कर लेगा महीने में, किसी भी सेगमेंट में, प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, 2, 4, 5। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मंथली अगर आप 2 से 3 डील भी करते हैं वो अच्छा खासा है। आप एक बहुत बड़े ऑफिसर या कॉरपोरेट में करने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव के जितना पैसा आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 डील करने से ही। तो फ्रीलांसर यहाँ तक कर सकता है, वो 4-5 डील भी कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आप एजेंसी बना लेते हैं तो फिर एक स्केल अप हो गया। फिर नाउ यू कैन हैव 20 डील्स इन अ मंथ, जो पॉसिबल है, हालांकि होती नहीं है, बिलीव मी, इतना आसान नहीं है, बट 15-20 डील एजेंसी कर लेती है तो वो अच्छा खासा बिजनेस है। और क्योंकि आपने स्टाफ मिनिमम रखा हुआ है, 4-5 लोग रख लिए, आपको बिजनेस पता है कैसे करना है, वो आपके हाथ हैं, आपके एक्सटेंशन है वो, तो वो आपके बिजनेस को ग्रो कर देंगे। अब आती है बात थर्ड स्टेज, जिसको हम रियल एस्टेट कंपनी कहते हैं। कंपनी मीन्स कि जहाँ पे आप एक्सपैंड करते हो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। आपने एक ही शहर में, हो सकता है आपके 2 ब्रांच हो, या पूरी स्टेट में आपके हर शहर में आपके एक ब्रांच है। आप हो सकता है बिल्डर बन जाओ, आप एक रियल एस्टेट कंपनी भी रह सकते हो, बट नाउ यू हैव ब्रांचेस। बहुत सी कंपनीज हैं इंडिया में जिनकी पूरी इंडिया में ब्रांचेज हैं, वो एक सॉलिड कंपनी बन जाती है जिसमें हज़ारों में, मतलब हज़ारों में नहीं तो मतलब 400-500 एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास में, उनको सैलरी पे करते हैं, उसको हम कंपनी कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था कि किस सेगमेंट में पैसा ज़्यादा है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर स्केल। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि एक लिमिट है, 2 या 3 डील्स, बट इट कैन गो अप टू 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। या जो एजेंसी है, और या फिर कंपनी है, ये तीनों। और एक बात ध्यान में रखिए कि जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें जो बायर होता है वो आपको कमीशन नहीं पे करता, आपको बिल्डर से ही कमीशन मिलती है। और उसमें जनरली एक दिक्कत आती है कि आपको कमीशन टाइम पे नहीं मिलती है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि कई बार 2-2 साल तक कमीशन नहीं मिलती है। उसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे हैंडल करें। बट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आप इतना पैसा कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस मार्केट में हो, प्लस आपका स्केल क्या है, आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी हो,
या आप कंपनी हो, एक अच्छा ब्रोकर, कामयाब ब्रोकर 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमा सकता है इंडिया में, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, एक फ्रीलांसर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एजेंसीज़ और कंपनीज कितना कमा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, सो दैट स्मार्ट वीडियो के अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक स्मार्ट ब्रोकर से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर रोहित मिश्रा, जो लखनऊ बेस्ड रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। आइए देखते हैं उनका इंटरव्यू। तो आपने कब शुरू किया रोहित जी? जी रियल एस्टेट कब शुरू किया आपने? रियल एस्टेट सर, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और फिर कुछ कई सारी कंपनीज में मैंने वर्कआउट किया, बट अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रियल एस्टेट सिर्फ मेरे लिए आज प्रोफेशन नहीं है। हाँ। एक्चुअली रियल एस्टेट में आने का रीज़न ये है कि मुझे लगा कि रियल एस्टेट मेरे लिए, मैं काफ़ी पैशनेट हूँ उसके लिए। ओके। तो इस करके मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया और 2006 में मैंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कई सारी कंपनीज में मैंने काम क्या किया। एजुकेशन रही आपकी? बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया सर, उसके बाद ओके। जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए किया मैंने। अच्छा। और ओके। वेरी गुड। टेली कम्युनिकेशन में मेरा जो है डिप्लोमा भी है। हम्म। तो ये एजुकेशन रहा और फिर सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में ही कई सारी कंपनीज में मैंने काम किया और सारा कुछ छोड़ के ओवरऑल फिर मैंने माइंड सेट किया 2006 में मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया। क्या तो चीज़ एज ए अट्रैक्ट जॉब किया मैंने आपको? ज्वाइन किया था। सॉरी, रियल एस्टेट में क्या चीज़ ने अट्रैक्ट किया आपको? रियल एस्टेट में सर एक्चुअली क्या है, मैं बहुत काफ़ी समय से मैं देखता था कि रियल एस्टेट में लोग आते हैं अपना मकान, जो शुरू से हम लोग देखते रहे हैं भारतीय परिवेश में कि हम्म। रोटी कपड़ा और मकान, ये हम्म। हम लोगों ने सुना था और आज भी ये हम सुनते रहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान किसी भी इंसान की ये बेसिक ज़रूरतें हैं। आज हम अगर उसको देखें तो थोड़ा सा एक एजुकेशन एंड हेल्थ शायद जुड़ गया है, बट रोटी कपड़ा मकान हम शुरू से ये रहा है हमारे साथ। तो मकान लेने के लिए जो एक इंसान जिस तरीके की जद्दोजहद करता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे हम करें, 10-20 लाख 25 लाख रुपए कैसे लगाएं, या हमारे पास 50 लाख रुपए है तो हम कैसे मकान खरीदें, या 10 लाख रुपए है तो कैसे हम मकान खरीदें, 40 लाख रुपए का मकान कैसे आएगा, उसको कुछ पता नहीं होता था। अगर आज की ये बात छोड़ दें, अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो ये सब सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मुझे लगा कि ये करके मैं जो है लोगों का हेल्प भी कर सकता हूँ, प्रोफेशन के साथ सोशल वर्क। ये थोड़ा सा इस बात ने मुझे जो है अट्रैक्ट किया रियल एस्टेट में, क्योंकि ये प्रोफेशन के साथ रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोफेशन के साथ सोशल वर्क करने का भी मौका देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका जवाब, क्योंकि जी हम सर। जैसे डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं, आप कुछ उस तरीके का बोल रहे जी हैं। बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। ये है भी सर, होना भी चाहिए ये। अच्छा, ये होना चाहिए, ये जी, होना होना भी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मतलब सर। सिर्फ मनी ने आपको अट्रैक्ट नहीं किया रियल नहीं एस्टेट सर, की तरफ? मनी तो सर मुझे लगता है कि और भी सेक्टर था, मैं और भी सेक्टर में था, वहाँ भी फाइनेंस में भी मैं रहा हूँ, बार्कलेज बैंक में ऑलरेडी मैंने काफ़ी समय काम किया। तो मनी तो सर हर जगह जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ आ ही जाता वहाँ है। मिल जाएगा। बट ठीक है। बट ये एक सेक्टर ऐसा है, अब सपोज सर कोई बंदा आता है आपके पास 20 लाख रुपए लेके, आप उसे एक मकान दिला देते हैं, उसे एक घर मतलब उसकी ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा ड्रीम था, वो आपने पूरा करा दिया। सेकंड टाइम जब वो आदमी आपसे मिलता है और आपके प्रति जो उसके मन में इज़्ज़त होती है, जो उसकी आँखों में आपके लिए जो एक इज़्ज़त होती है, वो सर आप वो किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, वो बताया नहीं जा सकता। क्योंकि वो लाइफ में घर एक ही बनाता है, ज़्यादातर बिल्कुल लोग सर, एक ही घर बनाते हैं। एक ही घर बनाते हैं सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। आपको लगता है कि ब्रोकर के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन सर मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना नज़रिया है कि एजुकेशन 2 तरीके का होता है सर। एक तो एजुकेशन वो है जो एकेडमिक है और एक एजुकेशन वो है जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। तो एक ब्रोकर के लिए ज़िंदगी से सीखा गया एजुकेशन ज़्यादा महत्व रखता है, बजाय एकेडमिक के। बिकॉज़ आप पर्सनल लाइफ़ में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वेल एजुकेटेड लोग हैं,
जो लाइफ में बहुत अच्छे डिजिग्नेशन पे बहुत अच्छी जगहों पर हैं, जहाँ वो बहुत कुछ कर सकते हैं सोशली, बट वो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि वो शायद क्लास 8 पास हैं, हाई स्कूल पास हैं और आज 1000 करोड़ की टर्नओवर्स की कंपनी चला रहे हैं वो, या सोशल भी वो बहुत अच्छा एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर एक ब्रोकर के लिए लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा एजुकेशन। इम्पोर्टेंस ही जो है एकेडमिक एजुकेशन की नहीं, बल्कि लाइफ के एजुकेशन की है। स्पेशलिटी क्या है आपकी? आप, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट ना कई सेगमेंट्स में है, डिफरेंट जी डिविजन्स हैं, जी आपका स्पेशलिटी क्या है? जी। ये बताने के पहले सर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं रियल एस्टेट में था तो काफ़ी टाइम मैंने कंपनीज में एज अ जॉब मैंने वर्क किया है। क्या? 2013 में मुझे ऐसा लगा कि अभी इंडिया में या कुछ सिटीज़ में या टियर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है लोगों को, लोग भटकते हैं बहुत। लाइक किसी को एक मकान चाहिए, उसके लिए वो कई जगह जाता है। कोई कोई सिर्फ़ फ्लैट बेच रहा है, मतलब सिर्फ़ उसकी फ्लैट या अपार्टमेंट में स्पेशलिटी है। किसी की रीसेल प्रॉपर्टी में स्पेशलिटी है, किसी की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में स्पेशलिटी है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा हब होना चाहिए, एक ब्रोकर को कायदे से सभी सेक्टर की थोड़ी-थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने लगभग सभी सेक्टर में काम किया, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, रीसेल हो, सभी में मैंने थोड़ा-थोड़ा काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया और आज आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग सभी सेक्टर को मैं डील करता हूँ। तो तो उसमें स्पेशलिटी मेरी लीजिंग भी आ गया, कॉमर्शियल है। उसमें लीजिंग भी लीजिंग है भी सर, आ गया डेफिनिटली है? सर, डेफिनिटली, ओके। डेफिनिटली सर। और बिल्डर्स का भी आ गया, जो बिल्डर्स का जैसे भी प्राइमरी प्रोजेक्ट भी है। मार्केट जिसको हम कहते जी, हैं, जी हाँ, प्राइमरी प्राइमरी मार्केट में मार्केट, भी हैं आप, सेकेंडरी में भी हैं। सेकेंडरी में भी, बिल्कुल। एक नया एक ब्रोकर आता है मार्केट में, जी, क्योंकि ये जी वीडियो सर, हमारा उन ब्रोकर्स के लिए है, जी ठीक सर, है? जी, हम एजुकेट कर रहे हैं जो नए आते हैं रियल एस्टेट में और जो जी, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जी वो सर, आपके एक्सपीरियंस से आपको वो सीखेंगे आपसे। जी, एक नए ब्रोकर को सेगमेंट कौन सा सूट करता है? आप सोचिए, एक आदमी आया, जो जी, उसने नया ज्वाइन कर लिया, जी, जी, इंडस्ट्री जी, में आ गया, उसके जी, लिए कौन सा सेगमेंट बेटर है स्टार्ट करने के लिए? जी। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सर कि ये सवाल का जवाब ये ब्रोकर के बैकग्राउंड के ऊपर है कि ओके। जो ब्रोकर आज रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर रहा है, उसने प्रीवियस क्या किया हुआ है। कई लोग ऐसा होता है कि अब वो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आ सकता है, राइट? हम्म। हो सकता है पहले उसने फार्मास्यूटिकल में काम किया हो, फार्मास्यूटिकल के सेल्स में उसने काम किया हो, तो क्या है उसका हम्म। हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के साथ काफ़ी होल्ड होगा। हम्म। वहाँ वहाँ वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा काम कर सकता है। हम्म। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटा-मोटा व्यवसाय किया है, वो उन्हें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है 2 चीज़ें मायने रखती हैं। हम्म। एक तो जो ब्रोकर अभी रियल एस्टेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनका पहला प्रीवियस बिज़नेस क्या रहा है? हम्म। दूसरा जो जिस मार्केट में वो काम करने जा रहे हैं, वहाँ की मार्केट किस तरह की है, उस पे भी हम्म। डिपेंड करता है। हम्म। जैसे अभी मैं वाराणसी की बात करूँ, तो यहाँ का जो सेगमेंट है, वो बाहर की प्रॉपर्टीज़ में रेज़िडेंशियल में ज़्यादा है। यहाँ मैं अगर सोचूँ कि कॉमर्शियल के कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं मिलेंगे, बट वो लोकल मार्केट के लिए होंगे। तो ये ओके। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और ब्रोकर के पहले प्रीवियस उसने क्या उनका बैकग्राउंड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। बट अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी आसान है सेगमेंट और कौन सा मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते? ये नहीं कह सकते सर, कॉज़ नहीं, नहीं अभी कह मैं सकते। अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी परसों एक न्यू ब्रोकर से बात हुई, उनसे ऐसे हम्म। सोशल मीडिया के थ्रू मेरी हम्म। जान-पहचान हुई। हम्म। तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। तो उनको मैंने कुछ प्रोजेक्ट बताए, मैंने पूछा भी कि आप किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? बोले सर मेरा जो मार्केट रहा है, वो हम्म। डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो है बिज़नेस क्लास के लोगों के साथ ज़्यादा रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है मैं कमर्शियल में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। तो ओके। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन-सा ज़्यादा ईज़ी है। ईज़ी तो वो किसी हो सकता है आपके लिए एक रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट ज़्यादा ईज़ी हो, बट मेरे पास कमर्शियल के क्लाइंट ज़्यादा है, मेरे लिए कमर्शियल ज़्यादा ईज़ी होगा। तो ये अभी जो हम कोविड, पहले से डिसाइड। हाँ जी, समझ गया। अगर अभी जो कोविड आया, जैसे एक डेढ़ साल जी, से चल रहा है, ठीक है, जी, क्या इम्पैक्ट रहा है इसका अपनी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या जी, इम्पैक्ट है और अभी क्या स्टेटस है? जी, दोनों जी, दो दो सवाल हैं। जी, जी।
रियल एस्टेट में सर कोविड के बाद एक कोविड का, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में जो एक टाइम था उसमें लोग बड़ा डरे हुए थे। लोगों को लगता था कि नहीं, अभी तो पहले हम अपनी ज़िंदगी को बचाएं और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को चलाएं, फिर रियल एस्टेट तो बात की बात है। बट वो स्टेज अभी हम क्रॉस कर चुके हैं सर। वो क्रॉस अभी हो हम गई सेकेंड स्टेज में हैं, वो स्टेज खत्म हो चुका है। हम्म, अभी हम जिस स्टेज में हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि ये टाइम किसी ब्रोकर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें इस कोविड में जब ये बंदी थी और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम की प्रॉब्लम थी। इसमें हम्म, जो लोग किराए के मकानों में थे सर, उन्हें एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि यार जो खाना घर में है, नहीं है, बट हमें मकान मालिक को किराया देना ही देना है। किराया देना पड़ेगा। और अभी हमारा ऑफिस अगर जो है रेंट पे है, अभी मैं 40,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो ऑनर हम्म, को 2 महीने बाद 80,000 मुझे देना ही है। वो ऑनर यही करेगा कि 1 महीने बोलेगा ठीक है आप इस महीने मत दो, मुझे नेक्स्ट मंथ दे देना। तो हम्म, ओवरऑल अभी किसी भी कस्टमर की, किसी भी एक आम आदमी के दिमाग में ये आ चुका है कि हम्म, स्पेस अपना होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। हम बेशक थोड़ा कम खाएं, बट मकान अपना होना चाहिए, बेशक 1 BHK ही क्यों ना। तो ये चीज़ को अभी क्या है, ब्रोकर्स को भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ये हमें भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अपना मकान हम्म, कितना ज़रूरी है। इस सिनेरियो में अभी हमें लोगों को ये बताना ज़रूरी है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। ओके। आपको लग रहा है कि ऐसा है मार्केट में, बिल्कुल ऐसा सर, ऐसा सेंटीमेंट है। बिल्कुल है? ऐसा ओके, सेंटिमेंट है सर, बिल्कुल। ओके, ओके। तो अभी ये जो जैसे जीएसटी आया, फिर नोटबंदी हुआ, जी, इसका इम्पैक्ट मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा था। मैं इंडस्ट्री जी, में हूँ तो मुझे पता है बहुत जी, इम्पैक्ट। जी, वो बहुत इम्पैक्ट ज़्यादा। अभी है या वो ख़त्म हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको? सर कुछ भी नया आता है तो डेफ़िनेटली मार्केट में एक बार उसका इम्पैक्ट होता है। नोटबंदी हम्म, भी आया तो एक बार इम्पैक्ट हुआ हम्म, और जीएसटी भी आया तो उसका इम्पैक्ट हुआ। हम्म, बट ओवरऑल जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, लोगों को पता चलता है कि नहीं अब ये हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी वो एक्सेप्ट हो चुका है सर। अभी वो ओके, एक जो है इम्पैक्ट जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो चुका है। वो खत्म ख़त्म हो हो रहा चुका नहीं, मुझे तो लगता है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज़ अब आज की डेट में कोई भी क्लाइंट मेरे से ये बात नहीं करता है कि जीएसटी क्या है, उसको पता है, अंडरस्टूड है कि मुझे इतने लाख की है। प्रॉपर्टी वही में तो। इतना जीएसटी देना है। दैट्स इट। तो इसका तो अभी बहुत ज़्यादा आप इम्पैक्ट है। मेनली बिल्डर के साथ भी डील कर रहे हैं? बिल्डर्स का हाँ, मटेरियल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्डर्स मैं का कर बिल्डर्स रहे के हैं? साथ भी काम करता एक हूँ। बड़ा इशू रहता है मेरे पास, क्योंकि मैं ब्रोकर अड्डा चलाता हूँ, तो मुझे लोग मेल करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, पूरे इंडिया से ब्रोकर जी, भेजते हैं। जी, तो कि जी बिल्डर ने कमीशन नहीं पे की। जी, जी, कई ऐसे हैं जिनको 2-2 साल से पेमेंट नहीं हुई, किसी को 1 साल हो गया। मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा कि ब्रोकर बड़ा उसमें ना डिप्रेशन में आ जाता है थोड़ा सा। जी, जी, बिल्कुल। उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं आप? क्योंकि जी, होता है, जी, ये बिल्कुल फैक्ट होता है है सर। इंडस्ट्री का, बिल्कुल होता है, ठीक है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उसको कैसे हैंडल करते हैं? मतलब क्या है, क्या सिक्योरिटी क्या है ब्रोकर की? जी। अभी तो मुझे लगता है सर इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है और ये होगा ओके। आप जैसे जब प्लेयर्स मार्केट में आएँगे, आप जैसे हाँ, लोग जब मार्केट में आएँगे, तो हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली होगा। होता क्या है कि सपोज़ एक ब्रोकर गया और उसने बिल्डर्स के साथ डील ली, जो बेसिक मैं समझता हूँ। तो बिल्डर को लगता है ये क्या 1-2 महीने में 1-2 डील दे देगा, एक इंडिविजुअल बिल्डर ब्रोकर इतना ही दे सकता है कि वो बिल्कुल। 1 महीने में 2 महीने में 1-2 डील दे हुँ, देता हुँ, है, दैट्स इट। हुँ, हुँ, बट मुझे लगता है अगर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे आपका ये हुँ, ब्रोकर्स अड्डा है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, जहाँ पे 400-500 ब्रोकर्स मिलके किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों। इसमें हुँ, क्या है कि बिल्डर्स को भी एक अच्छी डील आपके साथ रहेगी, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जब बिल्डर को ये पता होगा कि मैं ब्रोकर्स अड्डा के साथ मेरी हुँ, इतनी इन्वेंटरी हर महीने निकल रही है, तो वो हुँ, आपके साथ बड़ा ऑनेस्टी डील करेगा। वो हुँ, आपके साथ डील करेगा, आप ब्रोकर्स के साथ अच्छी डील करेंगे। तो हुँ, इस तरीके की प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत इसीलिए आज है, हुँ, बिकॉज़ हुँ। इस चीज़ को तो हम आप बदल नहीं सकते सर। अगर हम सोचें कि अच्छा। इंडिविजुअली कोई ब्रोकर इन चीज़ों को बदल देगा, तो ऐसा हुँ, पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल। या तो फिर ये है कि वो एक-एक बिल्डर के साथ काम करके एक पहले एक्सपीरियंस गेन करे, फिर वो चूज़ करे कि नहीं ये बिल्डर अच्छा है, इस बिल्डर के साथ काम करना है। वो थोड़ा हुँ, लंबा प्रोसेस है। मुझे ओके, लगता है कि आज आप जैसे लोग जैसे इस तरीके से वेल ऑर्गनाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म अगर मार्केट में आए, तो हुँ, एक इंडिविजुअल ब्रोकर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और हुँ। इसमें सुधार हो सकता है। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? आप लीड्स कैसे लेके आते हैं? बिज़नेस कैसे लाते हैं आप? जी।
मार्केटिंग तो सर जो है दो तरीके हैं। एक तो हम्म, ऑफलाइन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम डायरेक्ट मीट करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम है, या जो हमने पहले काम किया हुआ है उनके रेफरल बिजनेस रेफरल्स रेफरल्स रेफरल्स, हैं। वो एक बहुत अच्छा, अगर हमने इस इंडस्ट्री में, मैं सभी ब्रोकर्स के साथ भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हम्म, हमेशा ऑनेस्ट रहिए अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि हम्म, वो क्लाइंट्स आपको कल 10 और क्लाइंट देने वाला है। तो आप हमेशा लायबल रहिए, ऑनेस्टी रखिए अपने क्लाइंट के हम्म, साथ, वो आपको 10 हम्म, क्लाइंट और देने वाला है। वो हम्म, ऑनेस्टी हमने रखी तो वो रेफरल बिज़नेस भी आता है। इसके अलावा हम्म, ऑनलाइन मीडियम में सोशल मीडिया एंड मैजिक ब्रिक्स वगैरह जो और भी तमाम पोर्टल्स हैं, रियल एस्टेट पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू, हम्म, बाकी कुछ ऑनलाइन हम लोग कॉलिंग के थ्रू करते हैं, कॉल्स कहीं से हम्म, डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा पे प्रॉपर कॉल करते हैं, एसएमएस शूट आउट करते हैं, जो भी हो। तो ऑफलाइन की बात करें तो सबसे इफेक्टिव रहता है जो रेफरल बिजनेस आता है। मुझे लगता है वो सबसे वो सबसे इफ़ेक्टिव है, हाँ सबसे इफेक्टिव। इफ़ेक्टिव है। कॉज़ वो किसी ने रेफ़र करके भेजा है, वो 100% वो क्लाइंट आपका है और आप उसको प्रॉपर्टी हन 99% ये एश्योरिटी होती है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन की अगर बात करें तो मुझे लगता है सर आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट होके उनको बहुत कुछ बता सकते हैं। बिकॉज़ प्रॉपर्टी सेल करने से पहले मुझे लगता है, ये मेरी अपनी हम्म, फीलिंग जो मैं करता हूँ, हम्म, कस्टमर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और वो एजुकेट करने वाला जो हम प्रोसेस है वो सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत अच्छा कर सकते ओके। तो आप तो काफी टाइम से हैं, 20 साल हो गए आपको। हैं। जी सर, नियर अबाउट। 20 साल हो गए हैं। क्या बदला है 20 साल में इंडस्ट्री में? क्या देखा आपने? जी, चेंजेस क्या आए बहुत हैं? कुछ बहुत कुछ बहुत बदला कुछ है सर, बदला है। बहुत कुछ हाँ। बदला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के 10 साल पहले की ही हम अगर हम्म, बात करें, तो हम्म, एक क्लाइंट के पास जो है अगर 10 लाख रुपए है और उसके मन में ये है कि मैं एक 2 बीएचके फ्लैट ले लूँ, वो 35-40 लाख रुपए में आ जाएगा, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़ होता था, मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ? उसको कुछ हम्म, लोग चीट करने वाले भी मिल जाते थे, तो बहुत सारे हम्म, ऑप्शन नहीं थे उसके पास। आज हम्म, क्या है, उसके पास ऑप्शन है, वो गया वहाँ पे, उसने कुछ डाला गूगल पे 2 बीएचके, और बिल्डर्स या ब्रोकर्स की एक लिस्ट उसके पास आ जाती है, उनको वन टू वन हम्म। वो कॉल करता है, रेट लेता है, समझता है वो, ये ऑब्ज़र्व कर सकता है कि मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर सर्विस मुझे दे रहा है। तो बहुत कुछ बदला है इस फील्ड में। मतलब आपके हिसाब से क्लाइंट अवेयरनेस बढ़ गई क्लाइंट अवेयरनेस है? बढ़ी है क्लाइंट डेफ़िनिटली। बहुत अवेयर हो गया है पहले से। इसके अलावा सर ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो ब्रोकर्स भी, अब अगर हम आज के 5 साल 10 साल पहले जाएँ तो ये एक तरीके से ये भाई लोगों का बिज़नेस माना जाता था कि ये प्रॉपर्टी डीलर है तो डेफ़िनेटली प्रॉपर्टी ये डीलर कुछ है। उल्टा, हाँ, ये प्रॉपर्टी अच्छा। डीलर है, तो हाँ। डेफ़िनेटली ये थोड़ा दबंग और इस तरीके की, मतलब लोगों का एक नज़रिया कुछ अलग हुआ करता था। बट आज हम्म, क्या है, आज इस फील्ड में एमबीए क्वालिफ़ाइड या वेल क्वालिफ़ाइड लोग भी हैं और हम्म। प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहे हैं। और ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरीके से प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहे हैं। तो अब इस फ़ील्ड में प्रोफ़ेशनल्स लोग भी आ गए हैं, मुझे लगता है। इस बिजनेस में ऑफिस होना जरूरी है, क्योंकि 90% ब्रोकर जो होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, वो फ्रीलांस करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो डेटा है कि 5% मेरे ख्याल से होंगे, या 10% समझ लो, जो ऑफिस बना के और काम करते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है ऑफिस की? कुछ फर्क पड़ता है उससे? ऑफ़िस से सर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऑफ़िस हम्म, तो एक मीडियम होता है, कॉज़ मुझे लगता है कि मैं अपना ऑफ़िस मेंटेन करता हूँ और हम्म, आप ट्रस्ट करें कि मेरे कस क्लाइंट में मुश्किल से 10% लोग ऑफ़िस विज़िट करते हैं ये और 90% डील्स बाहर से ही क्लोज़ हो जाती हैं। बिल्डर के हम्म, यहाँ जाते हैं, वो साइट देखा और वहाँ से ही एक हमारा एक टेबल है, वहाँ से ही सारी चीज़ डील्स क्लोज़ हो जाती हैं। ऑफ़िस कभी-कभी उन हालात में ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी रीसेल प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी का इंडिविजुअल हाउस सेल कर रहे हैं, रीसेल प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कई बारी मीटिंग वगैरह के लिए ऑफ़िस की ज़रूरत हम्म, पड़ती है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस की वजह से आप काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि वेरी ऑफ़िस की वजह से मैं काम गुड। नहीं कर ओके, सकता। ओके, ओके। रेरा जो आया है, आपको क्या लगता है? मतलब रेरा इफेक्टिव है? इससे कुछ फायदा हुआ है ब्रोकर को, या इंडस्ट्री को कोई फायदा हुआ है? ब्रोकर्स के लिए तो मैं सर नहीं कहूँगा, मुझे तो ऐसा फ़ील कुछ नहीं ज़्यादा हुआ कि फायदा नहीं हुआ? ब्रोकर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ब्रोकर की जो प्रॉब्लम्स थी वो एज़ इट इज़ आज भी वो हैं, एज जो इट इज? 2015, 16, 17 में थी वो आज भी हैं। वही आज प्रॉब्लम भी है। उनका जो ब्रोकरेज है आज भी फँसता है और हम्म, उनकी जो समस्याएँ हैं आज भी एज़ इट इज़ हैं। हाँ, हम्म, अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट का थोड़ा ये फ़ायदा हुआ है कि उसको अब लगता है कि एक हमारे पास अथॉरिटी है जिसके पास हम अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं।
और बिल्डर्स की थोड़ी मेंटालिटी ये हुई है कि मेरे ऊपर एक रेगुलेटरी बैठी हुई है तो मुझे ऑन टाइम काम करना है। बस ये कुछ चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हुई हैं मार्केट में। बाकी एज़ अगर ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आया है। एक ब्रोकर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कामयाब होने के लिए आपके हिसाब से? कोई भी 2-3 क्वालिटीज़? जी। मुझे लगता है सर जैसा सवाल आपने एक बात शुरू में ही किया था कि क्या एजुकेशन होना ज़रूरी है? तो एजुकेशन होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन लाइफ़ का होना ज़रूरी है। और लाइफ़ के एजुकेशन में जब कोई भी बंदा अगर काम हुँ, शुरू करता है लाइफ़ का एजुकेशन लेकर के, तो उसे हुँ, ये पता होता है कि मुझे ऑनेस्टी रखनी है किसी भी व्यवसाय में। तो पहला मेरा ये है कि आप किसी भी कस्टमर के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए। मैंने ऐसे-ऐसे ब्रोकर्स को देखे हैं कि उनको पूरी जानकारी नहीं है और कुछ भी वो बता कर के डील क्लोज़ करने के ऊपर होते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि रियल एस्टेट सेल करने की चीज़ नहीं है, कोई हम जो है 10-5 हज़ार की चीज़ नहीं बेच रहे हैं। हम हुँ, किसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कराने की कोशिश करें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको बेहतर तरीके से समझें। यानी हुँ। जो पहली जो है रिक्वायरमेंट है किसी ब्रोकर के अंदर वो ऑनेस्टी है। दूसरा ये है कि आप अपने ऑनेस्टी कस्टमर बड़ी की रेयर है। रिक्वायरमेंट को रोहित, ऑनेस्टी जी, बड़ी रेयर है वैसे जी, वो इंडस्ट्री में। बहुत ज़रूरी है सर, वो बिकॉज़ ज़रूरी वो है। अगर नहीं है तो फिर वो तो मुझे दिखता है, वो जी, मुझे जी, दिखता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। ये। हाँ, वो और नहीं इसके है। अलावा? हाँ। इसके अलावा सर जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे हुँ, लगता है कि कई सारे ब्रोकर्स ऐसा करते हैं, कॉल आती है और बस वो कुछ भी सेल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बस किसी तरीके से मैं ये डील को क्लोज़ कर लूँ और कैसे मैं अपना पैसा बना लूँ। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानें, समझें और उस पे प्रॉपर वर्कआउट करके उनको रिस्पॉन्ड करें क्योंकि हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, और तीसरी जो सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है कि कस्टमर को के प्रति हमेशा लायबल रहें। उनको ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रोजेक्ट सेल कर दिया तो कभी फिर पूछ नहीं रहे हैं और अपने मोबाइल से या डेटाबेस से नंबर भी हटा दिया, ऐसा नहीं होना हुँ, चाहिए। ये हुँ, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि अगर हम कस्टमर के साथ एक बार जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करके रखें। हुँ, तो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। एक हम रिलेशन में आ गए, ये मान के हमको चलना चाहिए कि अब हम एक रिलेशन में हैं, हमारा एक हुँ, रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। हुँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर एक ब्रोकर रखे तो डेफ़िनेटली वो बहुत लॉन्ग प्लेयर हो सकता है। आपकी बातों से लगता है आप काफ़ी आइडियलिस्टिक हैं रोहित। जी सर, थैंक यू। सब लेकिन आप ये लोगों अच्छी से ही बात सीखा है। है सी सर। जी, हाँ, नहीं मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ। आपको कभी नहीं लगा बिज़नेस करते हुए यार मैं यहाँ झूठ बोल देता हूँ, डील हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, जी। कभी लगा ऐसा? या कभी कोशिश की अ, तो आपको नुकसान हुआ उसका? शुरू में सर जब मैं भी इस फ़ील्ड में नया-नया आया था, तो डेफ़िनेटली इस तरीके की गलतियाँ मैंने की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ये वो गलतियाँ होता है नहीं की क्योंकि हैं। अट्रैक्शन मैंने होता है ना हमेशा मतलब। सही-सही सब कुछ बोला, ऐसा नहीं है। मैंने भी शुरू में जैसे और भी ब्रोकर्स करते थे या और लोग करते थे, मार्केटिंग स्टाफ जैसे करता था, मार्केटिंग सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव जो बट करते थे, आपको मैं भी नुकसान वो हुआ करता होगा था। उसका लॉन्ग रन बट में। उसका एटलीस्ट बाद में ना कई बार जा कर के जब कस्टमर ये कहता था, "यार रोहित ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को सही यस, बताते यार मैं ऐसा कर लेता।" कई यस। बार कस्टमर ने बिल्कुल सामने से मेरे से ऐसा बोला, "यार रोहित ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरे को बता देते तो भी मैं करता। फिर मैं थोड़ा यस। इस तरीके से कर लेता।" हाँ। तो मुझे ये चीज़ बड़ा गिल्ट फ़ील होता था कि यार मैंने ऐसा क्यों किया? वो तो वैसे भी तैयार था मेरे साथ डील करने के लिए। हुँ, फिर मैंने वो चेंज किया और जब कस्टमर के साथ एक ऑनेस्टी और रिलेशनशिप ये जो 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं आपको, जब हुँ, ये करना शुरू किया तो आज उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मुझे लगता यस। है कि मैं जितनी डील करता हूँ सर, उसमें 50% डील मेरी उन्हीं कस्टमर के रेफरल से आए हुए बिज़नेस में करता हूँ, आप समझिए। जिसके लिए आपको ऐड नहीं करनी पड़ रही। जी, बिल्कुल, एडवर्टाइज़मेंट कोई नहीं ऐड नहीं देनी करता। पड़ती आपको। वो कस्टमर ही मेरा ऐड कर रहे हैं, डेफ़िनिटली। वो 50% मैं डील जितनी क्लोज़ करता हूँ, उसमें से 50% ऐसे लीड्स हैं सर, जो हुँ, वही कस्टमर भेजते हैं मेरे पास, वेरी रेफरल नाइस। बेस पे। जी। आपको लगता है बिना ब्रोकर के भी रियल एस्टेट डील हो सकती है? मैं चूँकि ये इसलिए बात कर इंडस्ट्री रहा हूँ जी, क्योंकि ब्रोकर की मतलब इम्पोर्टेंस है जी, इंडस्ट्री में, डेफ़िनिटली ठीक सर। है? और उसी को ही सबसे ज़्यादा शायद दिक्कत भी आती है, जी, जी, क्योंकि उसको कमीशन लेने में दिक्कत आती जी, है। जी, रीसेल मार्केट में उसको बेचारे को लास्ट में शायद ना ब्रोकरेज के लिए पीछे-पीछे भागना जी, पड़ता है जी, या बिल्डर परेशान करता है, जो भी, जी, ठीक है? जी, जी, बट आपको लगता ना है कि मतलब ब्रोकर के बिना डील नहीं हो सकती? जी, जी। लगता है आपको ये? यहाँ पर सर बिल्कुल, बिल्कुल लगता है थोड़ा-सा मैं इस जवाब को थोड़ा-सा मुझे लगता है 1-2 मिनट लूँगा मैं इसमें। प्लीज़, प्लीज़, अगर प्लीज़। अगर कोई बिल्डर्स अगर ये देख रहे हों, तो उनको भी एक
सुनना चाहिए। बिकॉज एक कार बनाने वाली कंपनी यही सोचे कि मैं कार बना रहा हूँ, मैं 80 लाख रुपए का कार बना रहा हूँ, तो मैं खुद का अपना शोरूम भी हर जगह खोल लूँ, अपने बंदे रख लूँ, सेल कर लूँ, तो सारा कुछ कर सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं करते। उनका फोकस कार मैन्युफैक्चरिंग में होता है, उसके बाद डीलरशिप में वो दे करके सारी चीज़ें, वो सेल्स एंड अदर ट्रांजेक्शन वो डीलर्स के ऊपर डाल देते हैं। तो बिल्डर को भी ऐसा करना चाहिए। बिल्डर का काम है वो अपनी बिल्डिंग को, आज इसीलिए मुझे लगता है प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बिल्डर का काम है वो ये देखे कि मेरा सीमेंट टाइम से आया नहीं आया, मेरा सेकेंड फ्लोर 20 तारीख को, 20 अगस्त को सेकेंड फ्लोर का कंप्लीट हो जाना था, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखने के बजाय बिल्डर अपना मैक्सिमम टाइम सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, और मुझे ये पेपर में ऐड देना है, इसमें वो अपने को इसमें उलझा लेते हैं। जबकि एक ब्रोकर यही काम विदाउट एनी कॉस्ट आपके लिए करता है। बट आप उसको एक ब्रोकरेज देने में भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि वही काम आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करता है, आपसे 25,000, 30,000, 40,000 रुपये सैलरी भी लेता है। उसके लिए आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, टीम बनाते हो, मैकेनिज्म आप क्रिएट करते हो, वो सारे खर्चे आपके पास आते हैं। वही काम एक प्रोफेशनल ब्रोकर करता है विदाउट एनी कॉस्ट। वो पैसा तब डिमांड करता है आपसे जब एक डील क्लोज कर लेता है। तो मुझे लगता है और उसकी कि कोई अश्योरिटी भी नहीं है, उसकी कोई उसकी अश्योरिटी श्योरिटी भी भी नहीं नहीं है। है कि वो डील कर लेगा। डेफिनेटली। जबकि बिल्डर, अगर मैं ऐसे भी बिल्डर्स को जानता हूँ सिर्फ एसोसिएट बेस्ड काम करते हैं। डेफिनेटली सर, उनका खर्च उन बिल्डर से बहुत कम आता है जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के साथ काम करते हैं। वही इन्वेंट्री वो भी सेल कर रहे हैं, बट उनका खर्च एक्सपेंस बहुत कम आता है, क्योंकि उन्होंने पूरा एसोसिएट बेस्ड काम किया, ब्रोकरेज बेस्ड काम किया। ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसके अगर हम डीप में जाएंगे तो मैथमेटिकल बहुत सारे फिर हमें चार्ट वगैरह शो करने पड़ेंगे, इस पर हम कभी और बात करेंगे। बट ये किसी बिल्डर को सोचना चाहिए कि अगर ब्रोकर को वो आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उनकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और बहुत कुछ अच्छा होगा। एक मैंने और एक देखा है कि हमारे कंट्री में ब्रोकर मतलब फील करता है कि उसका नाम छोटा है, मतलब उसमें थोड़ा सा ना क्या कहना चाहिए, वो अपने आप को ब्रोकर कहलाना अच्छा नहीं लगता अच्छा उसको। नहीं लगता। आपको लगता है ये बात है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे लोग ब्रोकर अगर बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनको शायद छोटा बना दिया। फिर वो उसके अलग अलग नाम रख देते हैं। क्या फर्क है आपको लगता है, एक ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट, रियल्टर, कोई फर्क है इनमें? अभी तक सर मार्केट में तो इस तरीके का नज़रिया है। डेफिनेटली अभी तक मार्केट में ऐसा है, एक लोगों का पॉइंट है, देखने का एक नज़रिया है कि ब्रोकर है तो अच्छा ब्रोकर है, कुछ ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो एक छोटी ब्रोकर को निगाह भी से ये फील देखते होता हैं, है। हाँ, हैं? तो ओके। एक ब्रोकर को भी लगता है कि मैं अभी जो है मुझे भी लगता है कि मैं बहुत छोटे लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। बट ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी और ये हमें आपको ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आप देखिए रीज़न ना, ये है। दुबई में ब्रोकर कहते हैं, ही जी, इज प्राउड ऑफ दैट कि मैं ब्रोकर हूँ जी, ठीक है। यूएस में भी है, डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, वो ब्रोकर कहलाते हैं। बिल्कुल। या तो हमारी कंट्री में हम ब्रोकर्स ने ही या तो कुछ ऐसा काम किए हैं या उनकी रेपुटेशन डेफिनेटली वैसी बन गई है, ऐसा कुछ है। डेफिनेटली ऐसा ही है सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे अभी अभी हमारे यहाँ भी इंडिया में भी देखिए बहुत सारे ऐसे कंसल्टिंग या ब्रोकिंग फर्म रही हैं, फिनलेस और इन्वेस्टर क्लिनिक, लाइक ये लोग सब जो है ब्रोकिंग करते थे, और आज इन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है मुकाम बनाया। मुझे लगता है कि बिल्डर से भी अच्छी फंडिंग उन्होंने रेज की मार्केट से, ब्रोकिंग करके ही। तो बस वो प्रोफेशनलिज्म कहीं जो ब्रोकिंग मार्केट में नहीं था, जिसकी वजह से ये दिखा कि ब्रोकर छोटा है, या ये फीलिंग अपने अंदर आई कि जो है मैं किसी छोटे बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन वो प्रोफेशनलिज्म एक हमारे आपके अंदर या सभी ब्रोकर्स के अंदर आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इस तरीके की नेटवर्क की ज़रूरत है जो ब्रोकर्स को प्रॉपर एजुकेशन दे। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा रोहित, और उम्मीद करते हैं आप आगे ही ऐसे ही कामयाब रहेंगे। चलते चलते क्या एडवाइस है ब्रोकर्स के लिए? जी, एक लाइन ब्रोकर्स के लिए सर एडवाइस बस ये है कि वो बस ऑनेस्टली काम करें, और बहुत ऑनेस्टली। पेशेंस का फील्ड है ये, पेशेंस रखना पड़ता है। और पहला मतलब जिस दिन वो फील्ड में आ रहे हैं नए ब्रोकर, ये सोच के आए कि मुझे पेशेंस रखना है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ तक
फॉलोअप रखना पड़ता है। मैंने ऐसी ऐसी डील क्लोज की है जो 7-8 मंथ तक मैंने फॉलोअप किया क्लाइंट को, और उसने फिर 2.5 करोड़ 3 करोड़ का जो है प्रॉपर्टी मेरे से बाय किया। तो मैंने छोड़ा नहीं लेकिन अपने क्लाइंट्स को। तो एक लंबा फॉलोअप नीड होता है। हो सकता है कोई क्लाइंट ऐसा भी आए जो विद इन अ वीक आपके साथ डील क्लोज कर दे, बट कोई ऐसा भी क्लाइंट आए जो 1-1 साल तक आपके टच में रहे और दूसरे साल वो प्रॉपर्टी ले और एकदम से 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले। तो पेशेंस ठीक चाहिए बात और है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ठीक है रोहित, हैं? ओके थैंक यू, सर, ओके, थैंक्स फॉर थैंक यू सर, ज्वाइनिंग, हैं? थैंक यू टेक सर, केयर। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर रोहित मिश्रा। मुझे उम्मीद है आपको उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप brokeradda.com पे जाइए, साइन अप कीजिए और मेरे साथ आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। उस साइन अप करिए तो साइन अप फ्री है। आप जैसे ही साइन अप करेंगे मैं ऑलरेडी आपका फ्रेंड दिखाई दूंगा उसके ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। किसी भी टाइप की रियल इस्टेट में जो भी इशू है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन, डील नहीं हो रही है, लीड्स नहीं आ रही हैं, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा भाई समझ के मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे और एक और स्मार्ट ब्रोकर से भी मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मास्क पहनिए, सेफ रहिए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।